अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जिस तरह आप लोगों को इल्म है, पीपीएससी ने पीएमएस की एडवर्टाइजमेंट अपनी वेबसाइट पर जारी की है और उसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपके पास है जी 5 जन 2026। तो 5 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं जी पीएमएस के लिए। और बाकी जो भी इसको जो मतलब अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है उसको इसकी डिटेल्स को ऑलरेडी पता होता है। सारी चीज़ें जो हैं पीपीएससी की वेबसाइट पे हैं, कौन से सब्जेक्ट कैसे आपने चूज करने हैं, फीस का तरीका क्या वगैरह वगैरह। अब इससे थोड़ी सी आगे की हम बात करते हैं। पीएमएस के टोटल 12 पेपर होते हैं और सेम जैसे कि सीएसएस के होते हैं। तो पहले ये होता था कि जो भी अप्लाई करता था तो ये 12 के 12 पेपर जो है ना वो इकट्ठे ले लिए जाते थे। लेकिन जब सीएसएस ने एमपीटी स्टार्ट किया तो फिर पीएमएस ने भी उसी तर्ज का एक पर्चा अपना स्टार्ट किया। ठीक है जी। कौन सा जीके का पेपर जो है इन्होंने स्टार्ट किया। पहले भी ये होता था लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि 12 पेपर इकट्ठे हो जाते थे तो ये उन्हीं के साथ होता था। अब इन्होंने क्या किया है जी, एमपीटी टाइप ये पेपर होता है। तो ये पहले लेते हैं और जो भी इसमें पास होगा तो बाकी के जो 11 पेपर है ना वो बाकी के एस्पायरेंट्स देंगे। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा जी, टाइम की बचत होगी। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हो जाएंगे होंगे वो पहले निकल जाएंगे वगैरह वगैरह। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जिस तरह सीएसएस में एमपीटी के कोई मार्क्स नहीं होते, वहां पे 200 मार्क्स का आपका जो है ना एमपीटी आता है। तो 200 में से आपने कितने जी 66 लेने होते हैं। तो 66 सिर्फ आपने लिए और आप क्वालिफाई कर गए फॉर द नेक्स्ट फेज। और पिछले ये मार्क्स हैं ये काउंट नहीं होते सीएसएस के अंदर। ऑन द अदर हैंड जो आपका पीएमएस है वो होता है आपका जी 100 मार्क्स का। और यहां पे आपको मिनिमम स्कोर करने होते हैं 40। लेकिन यहां पे ये वाले मार्क्स जो हैं ये नेक्स्ट ऐड होते हैं, यानी कि आपके टोटल 1200 मार्क्स हैं तो उसमें से 100 ये हैं, बाकी के 1100 आपके बाद में पेपर होने जब आपका ये पास हो जाएगा। तो इसमें इसलिए आपको अच्छा स्कोर करना है। जो पीएमएस का जीके है इसमें आपने मैक्सिमम स्कोर करना है। जो पहले वन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उनको तो इसके अंदर आसानी हो जाएगी। और जिन लोगों का ये वन पेपर का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे उन लोगों को मसला होता है। अगर मैं बात करूँ ना 2019 की, 2019 की, जब आप लोग पास पेपर परचेज करते हैं ना इम्तियाज शाहिद के, तो अभी तक 2019 का जो पीएमएस का पेपर है ना वो पहला पेपर होता है उसका। तो यहाँ पे मेरे पास पेपर्स भी पड़े हुए हैं। तो ये अभी 106 एडिशन है ना, जैसे तो इसका जो पहला पहला पेपर है ना यहाँ पे देखें वो आपको आएगा पीएमएस 2019 का। और जैसे ही इसको हम खोलते हैं ना, इसको हम ओपन करते हैं फर्स्ट पेपर को, तो उसके क्वेश्चंस बड़े ना मुश्किल मुश्किल होते हैं। तो जो नए एस्पायरेंट्स होते हैं ना खास तौर पे वो देखते हैं कि पहले पेपर के इतने मुश्किल सवाल आते हैं और उसको वो जितनी बार भी रीड करें ना वो फिर भी उनको एज इट इज याद नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें करने का आपको मकसद ये है कि इसका पेपर बाज औकात बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाता है और वहां पे आपको पास होने के भी लाले पड़ जाते हैं। मतलब आप बड़ी बामुश्किल जो है ना ये 40 मार्क्स सिक्योर करते हैं। तो अब जो वन पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, जिन लोगों ने इन पास पेपर्स को रटा लगाया हुआ है वो 40 तो इजीली सिक्योर कर जाते हैं। अगला मरहला अब मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले जो लास्ट पीएमएस था ना उसका तो पेपर इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था। वो अभी मैं यहाँ पे आपको मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे। लेकिन फिर वही बात कि वन पेपर की आपकी उसके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए, तब आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब हमारी इस बात का इख्तिताम यह है कि जीके के अंदर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है यहाँ पे, ताकि आगे जाके वो वाले मार्क्स आपके ऐड हों और आपकी एलोकेशन के अंदर आपको हेल्प करें। ठीक है जी। तो ये थी अभी तो डिबेट हमारी पीएमएस के जीके की, जो कि स्टार्ट वाली है। अब हम अगर बात करें ना इसकी, तो इसके सिलेबस की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है, चूंकि इसका सिलेबस बाकी जो है ना आपके वन पेपर ये पीपीएससी वाले इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हमने इसको देखना है। देखिए, जो पहले हमारे पेपर है ना जो उसने लिखे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उसके अंदर वो आपको बता रहा होता है कि आपने इंग्लिश भी करनी है, उर्दू भी करनी है, इस्लामियात भी करनी है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें वो आपको बता रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका एसए का पेपर अलग है, इंग्लिश एसए का। 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश प्रेसी का पेपर अलग है। 100 मार्क्स का आपका उर्दू का पेपर अलग है, जो तीनों के आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। तो अब जब वहां पे वो, अच्छा, चौथा एक और पेपर है इस्लामियात का 100 मार्क्स का, जो कि आपका कंपलसरी के अंदर आता है। ठीक है जी। तो अब जब इन सारी चीजों को वो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है
तो फिर वो क्या करता है, यहाँ पे वो कोशिश करता है कि इन चीजों को ना दे। तो अब आप सब्जेक्ट्स देखें कौन कौन से जी। टॉप पे तो आ जाएगा आपका, सबसे टॉप पे आपका आ जाएगा उर्दू, ठीक है जी। एक तो आपका आ गया टॉप पे उर्दू, और दूसरा आपका आ गया इंग्लिश, ठीक है। तो ये वाले जो दो सब्जेक्ट है ना आपके, ये तो वैसे ही इनको एक्सक्लूड कर दो। यानी कि अगर कोई शख्स पास पेपर भी पढ़ रहा है ना पीएमएस के जीके की प्रिपरेशन के लिए, तो उसके पार्ट्स अभी इम्तियाज शाही साहब ने अलग किए हैं। तो आप क्या करें, उर्दू और इंग्लिश वाला उसमें बेशक ना पढ़ें, ठीक है। इंग्लिश को आप पढ़ें किसके लिए, तब पढ़ें जब आपका वो प्रेसी वाला होना है, वहां पे जो सिनोनिम मेंटोनिम वटेवर जो भी वो पूछता है उसके लिए आप पढ़ें। तो इसके लिए वन पेपर के लिए आपको ये दो सब्जेक्ट तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे हम आ जाते हैं, इसके अंदर जो है ना आपको इस्लामियात भी मेंशन नहीं है, ठीक है जी। इसके अंदर आपको अभी सिलेबस में आपको दिखाता हूं, इसमें इस्लामियात भी मेंशन नहीं है। तीन सब्जेक्ट आपके एक्सक्लूड हो गए, तो यानी कि आपकी ये पास पेपर वाली बुक वैसे ही काफी थोड़ी रह गई है। अब अगली चीज, अगला जो है ना एक सब्जेक्ट है और उसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स। मैथ का ये है कि उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है ना पीपीएससी का, इसमें मेंशन तो किया है उसने सिलेबस में अलग करके, लेकिन उसमें वो 3 से 4 क्वेश्चन आपसे सिर्फ पूछते हैं मैथ के। अगर सपोज मैं कहता हूं कि सिर्फ 3 क्वेश्चन उसने मैथ के पूछे हैं, तो अगर किसी को मैथ की बहुत ज्यादा टेंशन है तो वो ये 3 MCQs को मतलब मैथ को स्किप भी कर सकता है। तो इसलिए समझ लो कि मैंने ये 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेबस में, बल्कि यहाँ 3 तक ये सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, ये है लेकिन ये भी हल्का फुल्का ही पूछा जाता है, ठीक है जी। अब मैं आपकी चीजें क्लियर कर रहा हूं हल्की हल्की, एक चीज आपको क्लियर हो गई है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है करंट अफेयर्स, ठीक है। और जो लास्ट वाला होगा ना इसका लास्ट वाला, उसमें जनरल लिखा होगा इसने, ये लिखा हुआ है इसने जनरल। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये तो सिंपली है ही किसकी जी, जनरल नॉलेज की है, जीके की है आपकी। देखें वो कहता है यहाँ पे आपको फेमस साइंटिस्ट हैं और उनके क्लेम है या भी जो भी फेम है, इन्वेंशन है और डिस्कवरीज हैं, साइंटिफिक लॉज हैं, उनकी थीरीज हैं, पास्टुलेट्स, यूनिट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट, ये तो सारी की सारी किसी वैसे ही जीके की चीजें आ गई। अब बाकी का अगर हम सिलेबस देखें ना, तो वो भी मोस्टली सिलेबस आपका जीके के गिर्द घूम रहा होता है। कैसे जी, मैं इसलिए जोर दे रहा हूं इस चीज पे कि जीके को आपने ज्यादा से ज्यादा तैयार करना है। अच्छा, करंट अफेयर को देखते हैं सबसे पहले। करंट अफेयर में ना क्या करता है पीपीएससी, बाज़ औक़ात आपसे वो वाले करंट अफेयर पूछ लेता है जो कि आप 10-10 साल पहले के हुए में, ठीक है। उसकी एफपीएससी की तरह नहीं, पहले तो वो 2 साल के पूछता था, वो भी 5 साल के देने लग गया है। तो ये जो है ना इस तरह के सवालात करता है। जिस तरह अभी रिसेंट आपका पेपर आया, कौन सा, एसडीओ का पेपर था, हाँ। तो एसडीओ का पेपर आया था जो रिसेंट, उसके अंदर उसने पूछा हुआ था 2020 का पूछा हुआ था कोई सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का, और इसी तरह ना मतलब उसने ईयर्स पूछे हुए तो 5 साल पहले, 6 साल पहले लगा लें आप, 2020 तो पुराना हो गया है ना, तो तब की उसने चीजें पूछी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अब वो आपको कहता है कि कैंडिडेट्स ने क्या करना है, एक तो अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए कैंडिडेट्स के पास, किस चीज का जी, जो भी करंट इवेंट्स हैं, इश्यूज हैं, डेवलपमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, लेकिन साथ में ही वो कहता है कि इनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर का कोई इश्यू चल रहा है, यानी कि अभी तो वो यूक्रेन और रशिया वाली वॉर तो पुरानी हो गई है, और कोई इशू आप लगा लें हॉट इशू, जिस तरह के हमारा इंडिया पाकिस्तान वाला भी अभी तो थोड़ा पुराना हो गया है। तो कोई भी मतलब हॉट टॉपिक चल रहा है ना, तो अब उसके वो वाले इवेंट्स जो कि अब जीके के पार्ट में इंक्लूड हो चुकी हैं, मतलब चीज है काफी पुरानी हो गई है और अब हम उसे एज ए जीके प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह करंट अफेयर वाली चीजें जो है ना वो जीके के साथ यहाँ पे आके मिल जाएंगी। अच्छा, अब ना उसने यहाँ पे आगे बता भी दिया कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो अब कोई ऐसा स्टूडेंट जो अलग से ही इन टॉपिक्स को पढ़े अपने तौर पे और पहले पढ़ रहा हो और इनको दोबारा से पढ़ ले, तो वो भी एक ठीक चीज है। लेकिन मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, जब वो मुझसे सोर्सेज पूछते हैं ना डिफरेंट के, सर हमने वन पेपर की तैयारी कहां से करनी है, तो मैं उन्हें पीपीएससी के पेपर इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत सारे सवालात यहाँ पे ऐसे हैं कि मैं आपको कोई भी रेफरेंस बता दूं, वहां पे वो सवालात होने ही नहीं है, ठीक है। और अगर वो पेपर में आ जाए तो वो कहेंगे सर ये तो बड़ा अजीब जो है वो पेपर में आ गया, आपने तो बताया नहीं था कि इस तरह का भी कुछ आ सकता है या आ जाएगा। तो इसी तरह ना आप इन टॉपिक्स को जरूर तैयार करें, लेकिन पास्ट पेपर की अहमियत को आपने नहीं भूलना। जो मैंने 4 सब्जेक्ट्स आपको बताए वो बेशक आप एक्सक्लूड कर दें,
और उसके बाद जो है पास पेपर को आप रट्टा लगाएं। तो जिस तरह मैंने बताया कि लास्ट वाला जो पेपर था जो 2024 वाला था, तो उस तर्ज का भी पेपर आ सकता है, यानी कि आसान पेपर भी आपका आ सकता है। अब देखें वो यहां पे कहता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज होने चाहिए, रीजनल डिस्पैरिटीज है, वाटर स्कार्सिटी है और साइबर लॉज है। और उसके बाद ना वो रिलेशंस पूछता है नेबर्स के साथ। नेबर्स में आपका इंडिया भी आ गया है, आपका चाइना आ गया, आपका ईरान आ गया, अफगानिस्तान आ गया। अब इनके जो आगे जीके बनते हैं ना, वो लेंथ पूछ लेता है किसी की, यानी कि लास्ट उसने पेपर में पूछी है, वो पूछ लेता है 4 यानी कि कंट्रीज ये लग गए हैं ना, वो ईरान की पूछ लेता है, चाइना की, इंडिया की या कुछ भी, और उनसे रिलेटेड पाकिस्तान का कोई इशू है, यानी कि वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अभी जो लास्ट पेपर में आया ना डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ कब तय किया, ठीक है, तो ये भी जीके का क्वेश्चन एक तरह का बनता है। तो अब यहां पे उसने इस तरह करंट अफेयर और जीके को एक तरह का मिला दिया है। और जो है ना वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रिलेशंस पूछता है। उसके बाद देखें यूएन और यूरोपियन यूनियन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ईसीओ, सार्क, एससीओ, आसियान, एआरएफ। अब मैंने ये क्यों चीजें आपको कही, अभी एसडीओ का जो पेपर आया लास्ट, तो वो तो ये वाला नहीं था ना, तो फिर भी इस तरह के वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे गए, तो यहाँ पे भी वही वाले रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। और अभी आप पास पेपर देखेंगे, यहाँ से उसने क्वेश्चंस पूछे हुए। अच्छा, यूएस, चाइना और यूरोपियन यूनियन और रशिया के साथ भी जो रिलेशंस हैं वो आपने देखने हैं। वो इस तरह रिलेशन आप देख सकते हैं कि रिसेंट अगर किसी कंट्री का पाकिस्तान के हेड ने विजिट किया है तो आप वो बता देंगे। जैसे यूएस है, यूएस के कितने प्रेसिडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान आए या वटएवर, वो सारा जीके वाला ही एक तरह का मतलब टॉपिक उसने करंट अफेयर का दिया हुआ है, और जीके वाली चीजें आपने इसके अंदर जो है वो प्रिपेयर करनी है। अब देखेंगे ग्लोबल इश्यूज, इंटरनेशनल पीस, अब वो लोग जो कि सीएसएस की या पीएमएस की वैसे डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये उस तरह के ही सारे जो है ना यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं। और थोड़ा सा अगर नीचे आप आए तो यहाँ पे ये वाला देखें, ये कश्मीर डिस्प्यूट। अब कश्मीर डिस्प्यूट इंडिया के साथ जो हमारा है, तो इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं और वो ऑलरेडी जो पूछे जा चुके हैं पीपीएससी के पेपर्स में, वहां से आप इन चीजों को तैयार कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे स्पोर्ट, म्यूजिक, कल्चर और लिटरेचर, ठीक है, तो ये वही फिर जीके वाली चीज आ गई। फिजिकल साइंसेस में देखें, यहाँ पे उसने लिखा नहीं हुआ कहीं भी, ज्योग्राफी का नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट है, ये ज्योग्राफी वो वाला ज्योग्राफी है जो कि पहले वो सिलेबस के मतलब एडवर्टाइजमेंट में ही सिलेबस के पार्ट में लिख देता था कि ज्योग्राफी आपने करनी है। यहाँ पे वो जो है ना वो टॉपिक्स दे रहा है आपको। देखें वो सोलर सिस्टम का, गैलेक्सीज का, यूनिवर्स, इन चीजों का, एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है जी, नेचुरल हैजर्ड्स, डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, ये साइक्लोन, सुनामी, ये सारे किसके टॉपिक्स हैं, ये सारे ज्योग्राफी के टॉपिक, ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। तो जिन लोगों ने ज्योग्राफी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, या अगर उन्होंने ज्योग्राफी के अंदर कोई डिग्री की हुई है, तो उनको पता है कि ये सारे के सारे वही वाले टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी वाले, ठीक है, लेकिन ऊपर वो नहीं बताता। तो ये सारे समझ लें कि कौन से हो गए, ये आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया। और ये बायोलॉजिकल साइंसेज है। देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया ना मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स अगर 3 नंबर का है और बहुत मुश्किल है, आप उसे छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह ये वाला जो पार्ट है ना, वो लोग जो कि बिलोंग करते हैं आर्ट्स के बैकग्राउंड से, तो वो वाले लोग अगर मेरी नजर में इसको स्किप भी कर दें, लेकिन वो अपना टाइम कंजम्पशन मतलब जो कंज्यूम है वो करें बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो बाकी रह गए हैं, और वहां पे अच्छा सिक्योर कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है कभी ना कभी, तो ये बेसिक लेवल की चीजें ही होती हैं जो मैट्रिक लेवल तक की समझ लो कि होती है ना, ये बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर। तो मुश्किल सिर्फ तब होगी जब पीपीएससी ने मुश्किल पेपर बनाया होगा। जिस तरह अभी एसडीओ का पेपर बनाया, तो उसने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना वो जीके वाले पेपर में ड्रॉप करे, ताकि कम लोगों का ऐसे ही चेक करना पड़े। तो इस तरह का अगर पेपर बन जाए तो फिर एक अलग बात है। तो ये आपका हो गया समझ लें कि बायो, एनवायरमेंटल साइंस, ये वही वाली चीजें हैं जिसको हम जीके में इंक्लूड कर लेते हैं पहले भी, फूड साइंसेस को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये आपका एक अलग टॉपिक है कंप्यूटर साइंस वाला, ये आपके सिलेबस में है। मैथमेटिक्स के ये सारे पोर्शन उसने दिए और मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो बहुत कम पूछता है। अब वो कम पूछता है और कहां कहां से क्या क्या पूछता है वो हमें यहां से पता चलेगा, ठीक है। तो ये है आपका 2024 का जो है ना पेपर हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम वापस जाए ना, तो यहाँ पे एक था टॉपिक पर्सनैलिटीज वाला, ठीक है, इधर होगा वो यहाँ पे। तो उसने ना पर्सनैलिटी का भी कहा है कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज, ये रहा 9 नंबर पे जो है ना, ये प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, ओपिनियन मेकर, फलां फलां, ये चीजें करनी है।
तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि उसने इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी हुए हैं। ये मैंने क्या किया हुआ जी, पेपर को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है ताकि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े और हम बस जल्दी जल्दी इसको कवर कर लें। देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया, नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश, 3 नहीं है, लेकिन इसको आपको हल्का फुल्का आना चाहिए। या अगर आपने, जाहिर है कि हर वो बंदा जिसने वन पेपर की तैयारी की हुई है, इन सब्जेक्ट्स को उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ यहाँ से पूछ सकता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। बेशक उसने अपने सिलेबस के अंदर नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो यहाँ से पूछ लेता है। तो जिस तरह एसडीओ का पेपर था ना, तो उसने बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीजें वहां पे दी, तो हम फिर यहाँ पे भी ना इस तरह का कोई माइंड में रख सकते हैं कि हमारे साथ बन सकती है। लेकिन अब देखें यहाँ पे कितना आसान है, वो सिर्फ बुक्स और आथर्स पूछ रहा है। वो कहता है कि कटिंग एज, ये बायोग्राफी है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का आपको फर्क पता होगा, तो ये जनाब अली जावेद मियादाद ने लिखी है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है वो स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने लिखी है, ये ऑटोबायोग्राफी है उसकी। शर्लॉक होम्स आर्थर कैनन डॉयल ने लिखी है। प्रोमिस लैंड बराक ओबामा, ये सारी जो है ना बुक्स हैं, ठीक है। ये देखें किताबुल हिंद, अल बैरूनी आ गया, इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी अनवर सादात, और ये 1984 जो है ना, ये एक नॉवल है जॉर्ज ऑरवेल का, तो ये भी उसने समझ लेंगे बुक्स और ऑथर के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश क्यों मेंशन किया है, मैंने इसलिए मेंशन किया है चूंकि ऊपर सिलेबस में उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो यहां से भी पूछ सकता है, तो आप बहुत ज्यादा सरप्राइज ना हो। तो ये देखिए 10 नंबर का जो है ना, वो एक पेपर के अंदर वो सिर्फ किताबें पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने जो अपना सेशन स्टार्ट करना है, उसमें मैं आपको जीके के नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये तमाम बुक्स जो है ना, वो एक डिटेल में, डिटेल तो नहीं मतलब नेम और जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, नेम और उसके जो ऑथर हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अब ये देखें जी 10 नंबर यहां से निकल गए, तो जिस बंदे ने किताबें याद नहीं की वो यहाँ पे रुल जाएगा। अब पर्सनैलिटी वाला जो क्वेश्चन था, तो देखिए पर्सनैलिटीज के रिलेटेड भी उसने क्वेश्चंस किए हुए। वो पूछता है कि मुसोलिनी जो है वो कहाँ से बिलोंग करता था, इटली से बिलोंग करता था। विकीलीक्स का फाउंडर कौन है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन बना हुआ है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये सारा ऑलरेडी वन पेपर के अंदर, कहां से बिलोंग करता है, अमेरिका से। फादर पूछे हुए उसने दो, एक फादर ऑफ हिस्ट्री पूछा हुआ है और एक और भी कोई है आगे चल के, यही है मेरा ख्याल, ये फाउंडर पूछा हुआ है। अच्छा, हेरोडोटस और सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन के सैयद अमीर अली साहब। अब देखें उर्दू चूंकि इंक्लूड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उर्दू का एक इब्ने इंशा का जो है ना उसने सवाल पूछा हुआ है, ठीक है जी। सॉरी इब्ने इंशा, हाँ ठीक है, ये वैसे हाँ कॉलमिस्ट और ट्रेवलॉग वो दूसरा है, ये बिनिंशा है वो है अहमद नदीम कासमी, वो क्वेश्चन भी है, मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आगे जाके वो आएगा। तो देखें जी अभी उर्दू का भी एक क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन आ गया, तो आप ये ना कहें कि सर ने कहा था वो तो नहीं आएंगे, तो वो आ सकते हैं। ये बाकी के क्वेश्चन है अब स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी कोई इतने खास मुश्किल नहीं है, इनको एक बार आप देख लें, गो थ्रू कर लें। इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं आप वो भी नेक्स्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बुक्स और पर्सनैलिटीज बताई, तो इन पे आप ज्यादा फोकस लगा सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे ज्यादा फोकस आप लगा सकते हैं अपने तौर पे, अगर कोई हमसे प्रिपरेशन नहीं करना चाहता तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इन वर्ल्ड वॉर हिटलर फर्स्ट अटैक्ड विच कंट्री, पोलैंड पे सबसे पहले अटैक किया था। अब देखें वो वहां पे उसने कहा था ना कि लास्ट नीचे एच वाला मैंने बताया था कि डिस्कवरीज वगैरह और ये इन्वेंशन, तो यहाँ पे देखें उसने ये चीज पूछी हुई है, जेम्स एडविक। तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपको लिस्ट पूरी दूंगा कि किसने क्या चीज, अच्छा ये नोबेल प्राइज है, ठीक है उसी का, मतलब पर्सनैलिटी है और नोबेल प्राइज का उसका पूछ लिया है, उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो बेसिकली जो है ना ये एमसीक्यूज ये भी बन सकता था कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, या फिर इसने क्या किया, इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ये तीन है ना, एक जिसने न्यूट्रॉन किया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। मैंने तो वो अपने ट्रिक्स से पहले भी शायद मैंने बताया था, ट्रिक्स के थ्रू मैंने तो याद किया हुआ है। तो हर बंदे के अपने होते हैं निमोनिक्स के। तो खैर आगे चलते हैं। अभी ये मेसोपोटामिया का है जी, टिग्रिस और यूफ्रेट, जो दजला और फरात है उसके दरमियान में मेसोपोटामिया है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड कब हुआ, जो 15 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया 1991 में। अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अगर उसने पूछा है, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम वो कुछ और पूछ सकता है, वो ओजोन डे पूछ सकता है, यूएनओ का डे पूछ सकता है, पोलियो डे पूछ सकता है, कुछ भी। तो ये 5 जून आपका बनता है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एक अवार्ड है, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान का निशान हैदर है, जिस तरह इंडिया का जो है वो कौन सा है, परमवीर चक्र वगैरह वगैरह, तो इस तरह वो आपसे पूछ सकता है। अब देखें इंटेलिजेंस एजेंसी का उसने पूछ लिया, वैसे उसने नहीं कहा था कि उसने एजेंसी का पूछना, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है। तो बिन है किसकी जी, इंडोनेशिया की। रोडेसिया ओल्ड नेम है, इसका मतलब अब आपने ओल्ड नेम वाली लिस्ट भी प्रिपेयर करनी है। ये है जी जिम्बाब्वे का नाम है। कैथी पैसिफिक उसने एयरलाइन पूछा हुआ है, तो आपने एयरलाइन वाली लिस्ट भी
यहाँ पे तैयार करनी है। ये है जी हांगकांग की है। और ये क्या है, मैरियोपोल इज एन सिटी, इज अ सिटी इन यूक्रेन के अंदर है। मीनिंग ऑफ अपार्थियड, ये आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो चली थी एक, क्या बोलते हैं उसको, तहरीक, उसके बारे में पूछा हुआ है। उसने वहां पे कहा है ना कि वो तहरीकों वगैरह का भी उसने जिक्र किया हुआ है। तो वहां से ये एक कौन सा एनजीओ और आईएनजीओ का जो उसने वहां पे जिक्र किया था, तो वहां से समझ लें उसने ये पिक किया है। अब रियूटर ये न्यूज एजेंसी है, न्यूज एजेंसी आपसे पूछी जा सकती है। हुसी अपराइजिंग, ठीक है, यमन के अंदर जो है। और उसके बाद समरकंद कहाँ की सिटी है, निपन स्टॉक एक्सचेंज, वैसे तो निपन कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, लेकिन ये जो कि जापान का पुराना नाम है तो उस पे आप जापान ने का बता दिया आपने। शेंगन इज चाइना, सिलिकॉन वैली है, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर पूछ लिया उसने, ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आल्सो नोन एज बिग बोर्ड। ठीक है जी, तो जीके के उसने इस तरह के सवाल किए। अब आगे देखिए, मैंने एक अलग से इकोनॉमिक का भी बना दिया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन किया उसने सब्सिडी का पूछा हुआ है कि किसे कहते हैं। वो कहता है कि व्हाट डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू, फिर ट्रेड सरप्लस के बारे में टर्म्स है ना ये सारी इकोनॉमिक्स की। और आईएमएफ का गोल, आईएमएफ का जो फंड है, आईएमएफ का जो लोन है, और ये क्वेश्चनर मेथड, ये सारे के सारे किसके हैं जी, ये इकोनॉमिक्स के हैं। तो उसने करंट अफेयर वाले के अंदर दिया, लेकिन यहाँ पे उसने अलग से पूछ लिया, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी वो कर सकता है आपसे, इसलिए मैंने कहा था। अब ज्योग्राफी है ये, ठीक है जी। इसको हम देख लेते हैं। वो कहता है कि जी बूट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है। तो आपका आपका अपना दिल है, आप इस क्वेश्चन को ज्योग्राफी में ऐड कर लें, आपका अपना दिल है, इसको आप जीके में ऐड कर लें। तो इटली को कहा जाता है जी, वो इस तरह जूते की सी शक्ल उसकी बनी हुई है यूरोप के अंदर। काला पानी जेल जो है वो अंडमान आइलैंड जो इंडिया का पार्ट है वहां पे है। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है, इजी क्वेश्चन है। ओशन बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक ओशन है। कंट्री नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ एडन, यमन है। लीबिया, अल्जीरिया, तुनिसिया, ये सारी की सारी कंट्री अफ्रीका के अंदर है, जो उसका अपर पार्ट है वहां पे है। ठीक है जी। सेरिब्रस हीट वेव यूरोप के अंदर। पेनिनसुला जो है वो किसे कहते हैं, ये मैंने अपना लेक्चर पब्लिक किया हुआ है, उसमें कुछ टर्म्स बताई हुई हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू, उसके बाद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने वो पीपीएससीएन डिजिट 4 वाला एक मेरा लेक्चर जो पढ़ा है उसमें मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये 4 है। साथ मैंने ये भी बताया था कि एक्सो को भी कई लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। टीएसएमटी है ना, टीएसएमटी, तो ये 4 मैंने आपको लास्ट बताई थी। तो एक्सो भी इसके अंदर आप ऐड कर लें तो 5 है। मैंने मतलब एक से ज्यादा जगहों पे देखा है 5 ही वो देता है। तो क्योंकि अब इसके ऑप्शंस जो थे ना उसके अंदर 4 भी था, तो अगर 4 आप लगा दें तो वो गलत हो जाएगा। सुनामी आ गया, उसके बाद लाइट ईयर और सोलर सेल्स, मोरेन्स वगैरह वगैरह। अब ये देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं आपकी, ठीक है। तो यूएन का चार्टर जो है वो फाइनलाइज हुआ कहां पे जी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसके बाद आसियान का पूछ लिया उसने, ईयू का पूछ लिया, ईसीयू का पूछ लिया, और वीटो पावर किसके पास नहीं है। और जो बाकी के 3 ऑप्शंस थे उनके पास थी, जर्मनी के पास नहीं थी, तो इसलिए इस तरह आ गया। अच्छा जी, अब पाकिस्तान और इस्लामिया स्टडी। पाकिस्तान के क्वेश्चन तो उसने देने ही देने हैं ना पाकिस्तान अफेयर्स के। देखें वो उसने पूछा हुआ है कि कश्मीर पाकिस्तान के पास जो है वो कितना कंट्रोल है। 30% पाकिस्तान के पास है, 15% चाइना के पास है, 55% जो है वो इंडिया के पास है। तो कश्मीर का चूंकि उसने वैसे अलग वहां पे टॉपिक दिया हुआ मैंने आपको दिखाया ना, तो यहाँ पे भी उसने कश्मीर का दे दिया। 2 क्वेश्चन है इसका, मेरे ख्याल एक और भी है। अच्छा, उसके बाद प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाकिस्तान का चागी है। 1970 में पाकिस्तान ने प्ले किया रोल किसका, यूएस और चाइना के दरमियान। उसके बाद ये बाउंड्री वाला यहाँ पे भी पूछा हुआ है, एसडीओ के पेपर में भी आया हुआ था। वार्सिक डैम हो गया, बैटल प्लासी, डिमास्कस। अच्छा ये देखें 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये भी इस्लामियात का है और ये भी इस्लामियात का है, तो इसलिए आपने शौक नहीं होना भी। 4 क्वेश्चन हो गए हैं उन सब्जेक्ट से जो उन्होंने इंक्लूड नहीं किए हुए। अब हम आगे देखते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो अब करंट अफेयर्स के है ना, तो आपने यहां से देख लेना, जैसे कि ओलंपिक का क्वेश्चन है ना, तो इससे अगले जो ओलंपिक है उसका क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और क्या है जी, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है, सिर्फ यूक्रेन का पूछा हुआ, इसका मतलब पूरी वर्ल्ड का कोई भी वो प्रेसिडेंट आपसे पूछ सकता है। क्लाइमेट फाइनेंस है रिक्वायर्ड, फ्ला फ्ला सिरिल रेमाफोसा जो है ये भी प्रेसिडेंट है जी। और पाकिस्तान का जो ऑक्सफोर्ड यूनियन प्रेसिडेंट है मूसा हराज करंटली है, उस वक्त जो है ये मूसा हराज नहीं था, वो था अनवार काकड़ था उस वक्त मेरा ख्याल। ठीक है जी। अच्छा, अनवर काकड़ के जो भी, ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए आपके, ये भी इतने ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है।
और ये आपके ईडीएस के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो 82 से 94 तक यानी कि 12 क्वेश्चन हैं जो कि साइंस के ही बनते हैं आपके, तो इन्हें आप देख लें। और ये आपके 3 आगे मैथमेटिक्स के 3 मुझसे कहीं मिस हो गए हैं, आगे चलते हैं। और ये भी बड़े आसान आसान से हैं, मतलब ट्रेन स्पीड का, एवरेज का और मीन का, तो ये 3 बहुत ईजी जो है ना उसने वो दे दी हैं। अब देखें ये 2022 वाला भी मैंने इसके साथ किया है, मैंने कहा ये भी आपको साथ साथ दिखा दूंगा। तो जीके और ज्योग्राफी को मैंने इकट्ठा कर दिया है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था वो लेंथ पूछ सकता है, अगर उसने कहा है कि चारों इर्द गिर्द के एरियाज, ये 4 बॉर्डर, ये भी मैंने अभी भी आपको बताया है। कॉन्टिनेंट विद नो डेजर्ट, तो हालांकि इसका कोई खास जिक्र नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन उसने पूछ लिया है। स्पाइरल विंड, ये आपका, ये दोनों बन जाएंगे किसके, ज्योग्राफी के। चार्ज पार्टिकल हो गया, रेट ऑफ टेम्परेचर, लैप्स रेट जो है ये टर्म है किसकी जी, ज्योग्राफी की टर्म है लैप्स रेट। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और सुनामी, फिर सुनामी का उसने पूछ लिया। आप देखें वर्ड डे उसने वहां भी पूछा, वर्ड डे उसने यहाँ भी पूछा, तो इसका मतलब ये 1 नंबर का आपका जो वर्ड इज, इंपॉर्टेंट वर्ड इज जो ऑलरेडी रिपीटेड है, वो आपका आ सकता है। देखिए वहां उसने पाकिस्तान का पूछा कि कितने परसेंट पाकिस्तान के पास कश्मीर है, यहाँ वो चाइना और इंडिया का पूछ रहा है, तो 3 सवाल तो यही कश्मीर के बन गए, बड़े आसान से ये। अच्छा, ये कंप्यूटर के हैं, इस बार कितने, इस बार देखिए उसने ज्यादा सवाल दे दिए, इस बार 10 सवाल दे दिए हैं। पहले उसने 5 के 6 सवाल दिए हैं, अभी उसने 10 सवाल दे दिए हैं। तो आप उससे ये सवाल नहीं कर सकते कि आपने इसमें कम क्वेश्चन क्यों दिए, उसमें ज्यादा क्यों दिए हैं। ठीक है जी, तो वो उसकी अपनी मर्जी है। ये ईडीएस का है 22 से लेके 36 तक, तो ये भी बन गए हैं कितने जी, 15 क्वेश्चन बन गए हैं। और उर्दू इंग्लिश ये दोनों मैंने इकट्ठा कर दिया। अब देखें वहां पे वो बताता है कि उर्दू तो है ही नहीं सिलेबस के अंदर, और यहाँ पे वो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है ना वो उर्दू के दे देता है, और ये लास्ट जो है वो ये एक इंग्लिश का है। ठीक है, अहमद नदीम कासमी, शहर सुखन आरास्ता है, महर दो नीम, वारिस शाह और अलामा शिबली नुमानी, सारे उर्दू के क्वेश्चन है ना, तो ये उसने यहाँ पे दिए हुए। अच्छा जी, उसके बाद ये है आपका स्टार्ट हो गया करंट अफेयर्स। तो इसमें ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं। अब देखें यहाँ पे पीएम पूछा हुआ है, हेड ऑफ स्टेट पूछा हुआ है, यानी कि प्रेसिडेंट पूछा हुआ है, और यहाँ पे क्या है जी, डेथ एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ की। जैसे मैं बता रहा था ना स्टार्ट में कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि बाद में जाके जीके बन जाते हैं, तो ये तो जीके बन गया ना, डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जो कि 8 सितंबर 2022 को हुई थी, 3 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट फिर पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, नोबेल प्राइज का वहां भी एक पूछा था, और यहाँ पे भी वो जो न्यूट्रॉन वाला भी मैंने चैडविक का आपको बताया, और यहाँ भी एक उसने पूछ लिया। ठीक है, फिर से ये प्रेसिडेंट आ गया, आसियान आ गया, वर्ल्ड WTO आ गया, वो जो अलग से उसने ऑर्गेनाइजेशन वाला दिया हुआ था, RCD आ गया, PM आ गया फिर से। ठीक है, नैन्सी पेलोसी जो है ना ये सेक्रेटरी थी, सेक्रेटरी नहीं थी बल्कि ये स्पीकर थी यूएस की, तो ये इसने विजिट किया था ताइवान को। चूंकि अभी ताइवान वाला एक क्वेश्चन भी आया था एसडीओ के पेपर में, अब अगर आपने देखा हो ना, उसने 4 ऑप्शंस दिए थे, 2 स्टेटमेंट जो थी ना, पहली एक में वो कहता था कि चाइना क्या कहता है कि ताइवान मेरा पार्ट है, दूसरी स्टेटमेंट में वो कहता था कि ताइवान उसका पार्ट नहीं है, चाइना ये कहता है, चाइना तो कहता है वो हमारा पार्ट है। ठीक है, रेनिगेड प्रोविंस, इस तरह का कोई जो है ना वो टाइटल उसको दिया हुआ है। तो ये इसने विजिट किया था ताइवान को, तो चाइना ने वार्न किया था कि हमारा आपस का मामला है, आपने यहाँ पे नहीं आना। ठीक है, फ्रेड हॉलोस फाउंडेशन, तो अब ये जो है ना ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, शायद किसी को, आपको किसी एक बंदे को पता हो, वरना ये मुश्किल सा सवाल है। तो इस तरह के क्वेश्चन लाजमी तौर पे पीएम जो है ना पीपीएससी देता है अपने हर पेपर के अंदर, ताकि वो क्या करे जी, जो आपका मेरिट बनना है ना उसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सके। ठीक है जी, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी का आ गया, यूएन, ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपने सारी करनी है। ठीक है, ये दोबारा से प्रेसिडेंट आ गया ब्राजील का, तो सुकर्नो कहाँ से बिलोंग करता है, ईसीओ, यूएन। ठीक है जी, और सार्क, आसियान। अब यहाँ पे सिर्फ उसने पूछा था जो गिवन ऑप्शंस थे वहां पे उसने कहा था कि कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है, इसका मतलब ये आपको इनके मेंबर्स भी याद करने हैं, तो थोड़े थोड़े ना आप कर सकते हैं। जैसे सार्क के 8 हैं, आसियान के 10 हैं, तो ये तो मैंने ट्रिक्स के थ्रू बल्कि बताए हुए हैं, लेकिन अपने सेशन में बताए हुए हैं वो आपको वैसे यूट्यूब पे किसी और टीचर के भी मिल जाएंगे। एसडीजी के टोटल गोल्स कितने हैं, अलग से उसने ये टॉपिक में बताया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं, ये क्या होता है जी, ये होता है कि हमने डेवलपमेंट भी करनी है और सस्टेनेबल करनी है, यानी कि हमारी डेवलपमेंट करने से आने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर कोई नुकसान ना हो। तो इसमें इन्होंने कहा कि हमने पॉवर्टी का खात्मा करना है, हमने हेल्थ सेक्टर को जो है वो बेटर बनाना है, और वगैरह वगैरह, इस तरह की काफी सारी चीजें थी। और यूएनजीए ने, तो अब कितनी कंट्रीज इसके अंदर हुई, जो यूनाइटेड नेशन ही बता रहा है, तो 193 पूरी की पूरी इसके अंदर आ गई। अच्छा जी, जाकिर मूसा किल हुआ, नेटो का दोबारा क्वेश्चन आ गया है, यानी कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन के काफी सारे क्वेश्चन उसने दे दिए हैं। हालांकि अगर आप वैसे आउटलाइन को देखो ना, जितनी बड़ी आउटलाइन है, तो उसमें सिर्फ एक लाइन
इसकी थी, और उसी में से उसने जो है ना 5-7 कितने सवाल दे दिए हैं। दोबारा से अगर हम काउंट करें, ये नेटो, आसियान, सार्क, ईसीओ, ठीक है, और ये ओआईसी आ गया, और ये आरसीडी आ गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आसियान आ गया, ठीक है, और एक और यूएन का भी था, ये ईयू आ गया, और तो ये 9 से 10 क्वेश्चन तो देखें बन गया है ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के, तो इसलिए ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम आगे चलते हैं जी पाकिस्तान अफेयर्स के, ये तो वैसे ही आने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तो इसका अलग भी आपका पेपर है 100 मार्क्स का, जो जब होगा आपने डिस्क्रिप्टिव देना, और यहाँ पे भी ये इसका पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये बुक्स भी दोबारा उसने पूछी हुई है, इसका मतलब जो बुक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहां पे 10 पूछी हुई थी, यहाँ 2 पूछी हुई है, तो अगर एक भी आ जाता है तो वो 1 नंबर तो आपको मिलता है ना, आपको कंफर्म है कि किताबें पूछता होता है वो, ठीक है। अच्छा, ये नेटो का एक और दोबारा आ गया, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी आ गया, ये भी ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं आपकी, ये मैंने बल्कि यहाँ पे ऐड कर दी है। मैथमेटिक के देखें यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस हैं, तो ये हमने अब डिस्कस किए हैं जी 2 पेपर। इसका पीडीएफ जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो ये दोनों पेपर मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे आपको। तो ये तो हमने कोई हल्का फुल्का एनालिसिस भी किया, और हमने 2 पेपर भी गो थ्रू कर लिए, हमने इसका सारा सिलेबस भी देख लिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने अप्लाई जल्दी करना है वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, आगे जो चल रहे हैं अभी पीएमएस का तो काफी हद तक हमने चीजें देख ली हैं, और ये मैं आपको अब दिखाना चाह रहा था ये वाली चीज। देखें, हर वो बंदा जो पीएमएस में अपीयर हो रहा है ना, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि उस बंदे ने ईडीएएसएफ का टेस्ट भी दिया था पहला, और उसमें वो पास हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल होता नहीं है। वो जो फर्स्ट फेज जिसमें 20,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है ना, तो जो भी मतलब है ना पीएमएस वाला बंदा, सब नहीं दिया होगा, ये 90% लोगों ने तो दिया होगा, इसलिए मैं साथ ही ना इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। स्टार्ट में भी मैंने एडीएसएफ लिखा था। देखें, ये जो है ना आपका जो 19 और 20 को हुआ था, उसकी सेकंड स्टेज अब उसने कहा है जी, यानी कि दोबारा एक पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव वो जो है ना सब्जेक्टिव वाला डिस्क्रिप्टिव वाला वो तो खत्म कर दिया है ना अब एफपीएससी ने, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि उसने दोबारा से ऑब्जेक्टिव जो है वो दे दिया है। अच्छा, इसमें ना वो कहता है आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो मैंने ये चीज आपको बतानी थी, वही 100 मार्क्स का ही होगा जैसे पहले आपका है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 17/1/2026, यानी कि आपका एडीएएसएफ का जो टेस्ट है वो भी कब होने जा रहा है, 17 को होने जा रहा है। और पीएमएस का पेपर भी एक्सपेक्टेड है कि 17, 18, 16, 17, 18 या इससे जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें एक्सपेक्टेड है। तो चूंकि ये कंफर्म नहीं होता है, ये तो पीपीएससी ने बताना होता है, जो हम मेंटोर होते हैं वो अपने तौर पे बता रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि एनालिसिस होता है तो उस तरह पे हम बता रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई मेंटोर ऐसा है जिसके कोई प्रॉपर अंदर है क्या बोलते हैं वो सोर्सेज वगैरह, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये हम जो भी डेट बता रहे होते हैं, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ऑफिशियल, तो वो अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहे होते हैं। अब आपका ये है जी 17/1 को 1/26 को पेपर है, और इसके अगर हम सिलेबस की बात करें ना, तो इसका सिलेबस है जी ये वाला, ये एडीएएसएफ का सिलेबस है आपका। और ये दिखाने की आपको क्यों जरूरत पेश आई, क्योंकि आपका दोनों का साथ साथ अगर पेपर है और एक ही तैयारी आपने करनी है, अलग अलग तो तैयारी करनी नहीं है, तो इसलिए देखें 2 पार्ट हैं, 20 नंबर की इंग्लिश है, पार्ट 2 है, ये 80 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो 20 का चला गया, अब ये बाकी 4 पार्ट उसने बनाए हैं, देखें जो बुलेट बनाए हुए ना 2, 3 और 4, तो ये आपके 20-20 का इस तरह 100 नंबर का ये आपका पेपर होना है। ये आपका सिलेबस है, और इसमें ना जो वहां पे इंग्लिश इंक्लूड नहीं था, तो यहाँ पे इंग्लिश आपका इंक्लूड है, ठीक है। तो 20 मार्क्स इसके आपके इंग्लिश के हैं, वही जैसे कि पहले इसका होता है पेपर, वहां पे भी मैथ थी, यहाँ पे भी मैथ है। करंट अफेयर वहां पे भी थी, यहाँ पे भी है। पाकिस्तान अफेयर वहां पे भी थी, यहाँ पे भी है, तकरीबन 10 नंबर की, और 10 नंबर की इस्लामियात वहां पे भी उसने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए, वो जो एक कुफा वाला था और एक और था, ठीक है। और यहाँ भी वो 10 नंबर का आपका है तकरीबन, और ये मैयर्स आपके आने हैं तकरीबन 20 नंबर के, ठीक है। तो ये तो वही है ना आपका जो एडीएएसएफ का सॉरी एएसएफ का अपना जो एक्ट है, तो वहां से ये बन जाते हैं तकरीबन, वो छोटा सा एक्ट है तो वहां से वो पूछ लेता है। अभी आजकल वैसे वो बाहर से भी पूछ लेता है, ठीक है। लास्ट टाइम जिस टाइम उसने एडीएफआईए के पेपर में लोगों को हैरान किया था ना, उसने पूरे एक्ट में से एक भी सवाल नहीं किया, और वो जो होते हैं ना शेड्यूल्ड लॉज जो होते हैं, वो सारे क्वेश्चन उसने वहां से पूछे हुए थे। तो ये इस तरह का आपका सिलेबस है एडीएएसएफ का। तो अब ये वाली चीज बताने की भी मुझे क्यों जरूरत पेश आई, तो इसके लिए हमें एक और फाइल देखनी पड़ेगी जी, जो कि आपको पता है कि मैं लास्ट में ही बताता होता हूं, ताकि जो
नॉन इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पहले ही भाग चुके हों। अब देखें, ये जितना आपका दोनों चीजों का सिलेबस है ना, वो हमने कवर करना है कब से जी? 1 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक 16 दिन आपके पास है, ठीक है जी। तो अभी आपके पास टाइम है, आप कवर कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि दो तरीके से ना मैंने इसको लेकर चला हूं इस बार। पहले स्टूडेंट्स कहते थे कि सर आप हमें ईयर वाइज नहीं करवाते, तो ईयर वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी। देखें, इंग्लिश, इस्लामियात और सिक्योरिटी मैयर वाला है आपका एडीएएसएफ का, ठीक है। तो ये वाले 3 दिन तो जो है ना, ये उसके अंदर आप कर लेंगे वो वाली चीजें। इस्लामियात में आपको कोई ना कोई बेनिफिट हो जाएगा, इंग्लिश का भी शायद कोई पूछ ले वो तो। लेकिन जिसने सिर्फ पीएमएस में अप्लाई किया हुआ है, तो वो ये वाला टेस्ट बेशक मुझे ना दे, ठीक है जी। सिक्योरिटी मेजर वाला मुझे टेस्ट ना दे। अब देखें, बाकी ये यहां से लेके यहां तक जो चीजें हैं ना, वो सारी की सारी दोनों चीजों के अंदर आपकी बनती हैं। पाकिस्तान अफेयर आपने करने हैं, जीके आपने करना है, कंप्यूटर साइंस आपने करनी है, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है। एक एक टेस्ट आपका इसका होगा। उसके बाद जो आपके पीपीएससी के पास पेपर्स हैं, ये अभी भी मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है जी। तो इन पास पेपर्स में से मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। वैसे होता है तकरीबन तमाम लोगों के पास है, अगर किसी के पास नहीं भी है तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो फिर आपका यानी कि 10 तारीख को यहाँ ये 2021 के पेपर, फिर 2022 के अगले दिन, फिर 23, 24 और 25, इस तरह हमने ये वाले पास पेपर भी कवर कर लेने हैं। और जो लास्ट वाले 2 दिन आपके बचेंगे, उसमें आपके ग्रैंड मॉक्स होंगे, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें मैंने आपको नोट्स देने हैं कंप्लीट, एडीएसएफ वाले भी और पीएमएस वाले भी। कोई स्टूडेंट अगर कहता है सर मैंने वहां अप्लाई नहीं किया, वहां नहीं किया, तो भाई सेम चीज है दोनों का। और चूंकि फीस मैं बड़ी कम रख देता हूँ, सिर्फ मैंने 1500 इसकी फीस रखी है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कोई ज्यादा मैंने बर्डन नहीं डाला स्टूडेंट्स पे। आपको ये सारे टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे। और तमाम चीजों के आपको वन लाइनर कंप्लीट जो है ना नोट्स भी मिलेंगे, जो कि बड़े शॉर्ट से मैंने बनाए होते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह अभी आपने पेपर देखा है ना, स्टेटमेंट पूरी पूरी नहीं थी तो शॉर्ट किए मैं, तो चीजों को इस तरह ना कुछ शॉर्ट किया होता है। इसमें मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है जी किसको, जो हमारे एक तो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, ऑर्फन्स हैं और जो डिसेबल्ड एस्पायरेंट्स हैं, तो इनके लिए मैंने 50% डिस्काउंट रखा है। बाकी तमाम नए एस्पायरेंट्स के लिए इसकी फीस कितनी है जी? 1500 है ओनली। अब क्वेश्चन कुछ लोग करते हैं कि कैसे टेस्ट होने हैं जी? गूगल फॉर्म के थ्रू मैं सेंड करता हूँ, रोज जो है वो 9 बजे रात को भेज देता हूँ। और ये जो टेस्ट हैं आपके पास वैलिड रहते हैं जब तक आपका पेपर नहीं होता। तो आपका पेपर तकरीबन 17 जनवरी को है, तो तब तक आपके पास ये वैलिड रहेंगे। नोट्स जो हैं वो तो आपके पास वैसे ही रहते हैं ना, वो तो पीडीएफ में आपके पास आ जाते हैं। तो टेस्ट की ये बात कर रहा हूँ, उसकी एक्सेस आपके पास रहती है रहेगी जी कब? 17 जन तक। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी ने मेरी ये वाली वीडियो देखी है जी ये 6 तारीख को, ठीक है। तो 6 तारीख को देख के वो अब ज्वाइन करना चाह रहे हैं सेशन, तो मोस्ट वेलकम, वो ज्वाइन करे। ये पिछले जितने भी टेस्ट होंगे ये उसको इकट्ठे मिल जाएंगे, और जो भी नोट्स तब तक मैं शेयर कर चुका हूँ वो भी सारे उसको इकट्ठे में शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। तो इस सेशन से आपकी इंशाल्लाह पीएमएस की और एडीएएसएफ की दोनों चीजों की बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैंने बहुत डिटेल में चीजों को आपको बता दिया है, चीजों को हमने एनालिसिस भी कर लिया है। अब एक और चीज ये है कि पीएमएस में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं हम अप्लाई करें या ना करें। देखें, अगर तो आप लोग कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और आपकी एज 28 हो चुकी है, तो फिर आपको रिस्क ले लेना चाहिए। आप अप्लाई कर दें, अच्छे वक्त का कोई पता नहीं होता, जिस तरह बुरे वक्त का नहीं पता होता, कभी भी आ सकता है। और आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अभी से। वैसे कि पॉसिबल तो नहीं होता कि आप इतने कम टाइम में सोचें कि मेरा पीछे को बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है और फिर भी मैं बड़े कम टाइम में जो है ना वो पीएमएस सीएसएस कर लूंगा। लेकिन आपका अटेम्प्ट देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने सोचा मैं अगले साल दूंगा और आपकी एज जो है वो 28 हो चुकी है, तो आपके पास तो अटेम्प्ट ही 3 होती हैं, फिर तो आपके पास 2 अटेम्प्ट मतलब आप दे सकोगे, एक आपकी जाया हो जाएगी। तो इसलिए जाया ना करें, कम से कम आपको तजर्बा हो जाएगा कि किस तरह का पेपर होता है, पेपर का प्रेशर कैसे होता है, कितना लिखने पे आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर। तो इन सारी चीजों का ना आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी आप अप्लाई करें, ठीक है जी। और आज के लिए इतना ही जी, बहुत लंबी मुझे लगता है वीडियो हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।